बैट यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम्स, ये 5-6 कमांडो, साथ में इनके हिजबुल के टेररिस्ट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट, ये क्या करते हैं, ये एक आइसोलेटेड सी चौकी या छोटा सा पोस्ट ढूंढते हैं जिसमें 1 आदमी 2 आदमी की ड्यूटी होती है, ऑड इवन टाइम पे आके उसको हमला करते हैं और कुछ कैजुअलिटीज करके पाकिस्तान वापस भाग जाते हैं। पीछे 2-3 बड़ी, एक दशक में 2-3 बड़ी बैट एक्शंस हुई है जिसमें एक बेहेडिंग भी हुई थी, और पर हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। भारत का एक बेटा मरेगा तो भारत 100 पाकिस्तानी मरते हैं, ये उनको रेशो पता है। पर जब पाकिस्तान में हताशा और निराशा बढ़ती है, जब फौज का सिक्का गिरने लगता तो ईट बैट एक्शन होता। मैंने कल आपको रात को कहा था, कल रात का अगर मेरा वीडियो आपको याद होगा, मैंने कहा देखिए एलओसी में कश्मीर के क्षेत्र में कुछ न कुछ अब घटनाएं इन्फिल्ट्रेशन की बिड होगी। इन्फिल्ट्रेशन की बिड भी हुई थी। इस एक्शन में अनफॉर्चुनेटली जो उरी के क्षेत्र में हुई, हमारा एक भाई वीरगति को प्राप्त हो गया, ओम शांति, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, और 2 आतंकवादियों को जहन्नम पहुंचाया गया है हुरो के पास, सॉरी डीटीएच सर्विस में उनकी टिकट काट के उन्हें डायरेक्ट हुरो के पास पहुंचाया गया है। तो आतंकवादी तो पहुंच गए हुरो के पास, बट और इसका भी बदला लिया जाएगा, इसका अभी पाकिस्तानियों से बदला लिया जाएगा। तो मान लीजिए ये परिस्थिति थोड़ी बढ़ती है, भारत के लिए प्रोवोकेशन था, इट वॉज इंजीनियर्ड प्रोवोकेशन अगेंस्ट भारत, क्योंकि पाकिस्तान चाहता आप तब लड़े और वहां लड़े जहां हम चाहते हैं, हम वहां लड़ेंगे जहां हमें फायदा होगा, तब लड़ेंगे, टू चूज द टाइम एंड प्लेस ऑफ अ फाइट, विल नॉट वॉक इनटू अ फाइट व्हेन यू वांट अस टू वॉक इनटू द फाइट। ये भारत की स्ट्रेटजी है। तो ये इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई थी, ये भारत को प्रोवोक किया गया था, भारत ने इसका ऑन द स्पॉट जवाब तो दे दिया, अब इसका मिलिट्री जवाब दिया जाएगा। मान लीजिए ये लड़ाई कल को बड़ी होती है और या होगी, जो मुझे लगता है, उसके बाद फिर अमेरिका गुस्सा करे, नहीं दोनों एक ही है, अब हम बताएंगे, अब हम मीडिएट करेंगे। जबकि भारत की स्ट्रेटजी रही है नो मीडिएशन, नो इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स, और यहाँ कहीं ना कहीं मीडिएशन की बातें हो रही। अभी भी खबर आई थी कि जयशंकर साहब जाके रशिया जा रहे हैं और ये डेटे कंफर्म हो गई है। यहाँ भारत को की फॉरेन पॉलिसी, भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी और भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी उसको डोमिनेट करने की कोशिश हो रही है। देखिए इसके इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस भी है। सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में आ रहा था, चाइना को हमने पछाड़ रखा था कुछ सालों से। अगर ऐसी सी घटनाएं होंगी तो भारत एक सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं माना जाएगा, भारत को एक सेफ हेवन फॉर इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। और जो भी आप ट्रंप की हरकतें देख रहे हैं अभी, अगर उससे किसी का फायदा होगा तो वो केवल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को होगा। तो कहना है कि क्या ट्रंप चाइना की जेब में आ गया है, क्या चाइना ऐसा कर सकता है? देखिए चाइना ने ऐसे किया था, बाइडेन के बेटे के 2 जगह बिजनेस थे, एक चाइना में और यूक्रेन में, और अब जानते हैं आगे कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। देखिए चाइना में एक विशेषता जो दुनिया में शायद ही किसी के पास हो, चाइना टॉप लेवल के पॉलिटिशियंस ब्राइब कर सकता है, खरीद सकता है। ट्रंप और विटकॉफ के बेटे का कुछ ज्वाइंट वेंचर बना पाकिस्तान में, कुछ क्रिप्टो का धंधा कर रहे हैं भैया। ये मतलब पूरी दुनिया में जो बाइडेन के बेटे को मिला यूक्रेन और चाइना, ट्रंप के बेटे और विटकॉफ के बेटे, विटकॉफ सबसे बड़ा दलाल है अभी अमेरिका का, किंग दलाल है, मतलब मार्को रूबियो से ज्यादा औकात अभी विटकॉफ की है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये विटकॉफ का बेटा ये पाकिस्तान में व्यापार करना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या पता चाइनीज ने 10-20-50 बिलियन का कोई लारा लप्पा दिया हो, ट्रंप की नेटवर्थ बहुत ज्यादा नहीं है, 10-20-50 बिलियन डॉलर बहुत पैसा होता, अगर आप बिकने को तैयार है तो कीमत बहुत बड़ी है, क्योंकि ट्रंप जितनी भी हरकतें कर रहा उससे सिर्फ चाइना का फायदा हो रहा, भारत को नुकसान तो दूर की बात है, बट अमेरिका तो डिजास्टर की तरफ जा रहा है। भारत ने तो वैसे कह दिया हम झुकेंगे नहीं, भारत ने अपने इकोनॉमिक रिटर्नेंस के लिए मार्केट ढूंढने शुरू कर दिए, भारत ने ऑलरेडी अपने विकल्प बनाने शुरू कर दिए। अगर किसी की वाट लग रही है वो अमेरिका और अमेरिका के लोगों की लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा अमेरिका के लोगों ने किस बला को वोट देके कुर्सी पे बिठा दिया। कह लो अमेरिका का मसला भाई, मेरा मसला नहीं है, बट चाइना का सबसे बड़ा फायदा, और चाइना के टैरिफ जा रहे, चाइना पे ब्रिक्स टैरिफ नहीं लगा, चाइना जो सबसे बड़ा इंपोर्टर रशियन ऑयल का, उस पर टैरिफ नहीं लगा। जब आप पूछोगे जेडी वैंस से, वो कहता है इट्स कॉम्प्लिकेटेड। व्हाट द हेल इज कॉम्प्लिकेटेड? बताओ कॉम्प्लिकेटेड क्या है? और ये जो भारत के साथ चल रही है, ईगो की लड़ाई चल रही है, भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने की व्यवस्था चल रही है, भारत को इकोनॉमी को डेट बताया। चाइना की इकोनॉमी जिसपे $70 ट्रिलियन का डेट है, वो रेजिलियंट, और भारत की इकोनॉमी को डेट बताया। तभी उसका जवाब माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दिया था और बोला भाई तू दुनिया का बॉस नहीं है, हमें पता हमें क्या करना क्या नहीं करना। और आज मोदी जी ने भी उसका जवाब दिया। मोदी जी ने कहा भैया ऐसा बात सुनो, हम बहुत जल्दी नंबर 3rd इकोनॉमी बनने वाले हैं, नंबर 3rd इन द वर्ल्ड, नॉट बाई पीपीपी, बाई इवन जीडीपी नंबर 3rd बनने वाले, नंबर 4th है।
और हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, हमारी इकोनॉमी रेजिलियंट है, हमारी इकोनॉमी कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट नहीं है। हम चाइना की तरह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है, एक्सपोर्ट करेंगे तब चलेंगे, नहीं। सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत है, खुद बनाते, खुद खाते और मस्त रहते हैं। और ऐसे में अगर आपको ये डेड इकोनॉमी लग रही है, तो आपके दिमाग में डेड की परिभाषा गलत है, या आपको वाकई किसी मेडिकल प्रॉब्लम से आप ग्रस्त हो, तो जिसका इलाज फौरन से बेशतर होना चाहिए। तो पहले राजनाथ सिंह जी ने ट्रंप को ठोका और अब मोदी जी ने तबियत से जो सुनाया, मतलब पूरी दुनिया में अब ट्रंप का फिर मजाक बनेगा। ये वही वाला मोदी जी का स्टेटमेंट होगा जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था, किसी भी लीडर ने मुझे फोन नहीं किया। अब यही वाली जो मोदी जी की लाइन है, ये दुनिया के हर मीडिया में हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट होके चलेगी, और ये जो टैको ट्रंप है इसके पैको हो जाएंगे। ये और किलसेगा, ये और भड़केगा, और ये जितना भड़केगा फड़केगा, ये जाके पाकिस्तान की गोद में बैठेगा। और पाकिस्तान में तो भैया ये है कि जहाज उतारो तो टायर छीन लेते हैं, हाथ मिलाओ तो घड़ी उतार लेते हैं, 2 बार हाथ मिलाओ तो चेन, ये आपकी अंगूठी उतार देते हैं। पाकिस्तानी तो ऐसे चोर उच्चक्के हैं, वो तो मतलब अगर आप वापस आ गए, आपको जूते नहीं चुरा लिए, बहुत बड़ी बात है। तो उस जहादी पाकिस्तान, उस इस्लामिक आतंकवाद के अड्डे पाकिस्तान, उस फटे हुए पाकिस्तान का अगर दोस्ती ट्रंप को करनी, तो उन्हें दोस्ती मुबारक की। दुनिया में माइटी अमेरिका, द लार्जेस्ट ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और सुपर न्यूक्लियर पावर, ये पावर वो पावर, इतना जीडीपी, और दोस्त कौन है आपका? दोस्त आपका पिटा हुआ फील्ड मार्शल और फटा हुआ जहादी आसिम मुनीर, और पिटा हुआ पाकिस्तान में। तो अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, एक अंग्रेजी में कहावत है। तो अगर इसकी यही कंपनी है, तो आपको पता लगे इसकी औकात क्या है। ये बंदा आई मी माई सेल्फ वाला है, ये बंदा सिर्फ अपनी सोचता है, ये बंदा अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे लग रहा है कि इसको नहीं लगता कि मिड टर्म के बाद इसकी सत्ता चलने वाली है। ये डेस्परेट हो चुका है। टैमी ब्रूस का ये स्टेटमेंट मोदी जी अब खुल के दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। और भारत ऑलरेडी, मैं आपको बताऊं, भारत, ये अमेरिका के तरफ से भी आया कि भारत हैज बीन हेड स्ट्रॉन्ग इन नेगोशिएशंस। नेगोशिएट नहीं करेगा। ट्रम्प से पूछा गया, भाई भारत के साथ क्या नेगोशिएट करोगे? उसने कहा जब तक ये टैरिफ वाला मसला सेटल नहीं होगा, हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इनकी अगस्त के मिड टू एंड में इनकी डेलीगेशन यहाँ आनी है। अभी मुझे पता नहीं लगा कि वो आ रही है नहीं आ रही नेगोशिएट करने। अगर वो आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो हमें पता ही इनकी औकात नहीं है। तो यहाँ पे भारत के साथ नेगोशिएट करने को तैयार नहीं है, भारत को झुकाना है। भारत को झुकाने में फायदा क्या? मोदी को जगह कुर्सी से हटाना है। क्या क्या कहानी है जी? देखिए, आप मोदी जी पे आरोप लगाओगे जी कि आपने भारत की इकोनॉमी की ऐसी वैसी कर दी, आपने अमेरिका से ये कर दिया, आपने अमेरिका से वो कर दिया, आपसे इकोनॉमी संभाले नहीं संभलती। अब मोदी जी ट्रेड डील साइन करे तो बोला जी आपने किसान का जमीन बेच दिया, कश्मीर की जमीन बेच दी, आपने डेयरी फार्मर को बेच दिया, आपने छोटे व्यापारी को बेच दिया, आपने उनके खून पे आपने अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन कर ली। ये वही बोलेंगे जिन्होंने वॉरेन एंडरसन को जाने दिया। ठीक है, नहीं करो तो आपने इकोनॉमी की बर्बाद कर दी। अमेरिका जैसे आपने एलआई को खो दिया। आपकी मिलिट्री ऑपरेशन सिंदूर तो ठीक रहा, बट आपकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेल है। और फिर कुछ पब्लिकेशंस, कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ इन्फ्लुएंसर्स और अपोजिशन के नेता इसको भुनाने का काम करेंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान से प्रेशर आना शुरू होगा। ये जो पाकिस्तान का प्रेशर था, ये फेज नंबर 3 था। मुनिया, बिल्लो, ख्वाजा आसिफ, शहबाज, और अब ये बैटश कि जी पाकिस्तान के साथ परिस्थिति खराब हो रही है, इकोनॉमी, इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक खराब हो रहा है, आपकी एक एक्शन के कारण एक इंडिया जो है खराब हो रहा है, और आपने ऑपरेशन सिंदूर में कॉम्प्रोमाइज किया। मतलब एक पूरी सोची समझी राजनीति थी, रणनीति थी मोदी सरकार को गिराने की। क्यों थी? कहानी जाती नूर खान में। नूर खान में नीचे कमांड एंड कंट्रोल था। ये माना जाता कि वो कमांड एंड कंट्रोल अमेरिकन चलाते थे। आपको याद है एक बार जो बाइडेन हंस रहा था कि पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर बम नहीं चला पाएगा? भैया, क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अगर अमेरिकन के पास था, अगर एक्सेस कोड्स उनके पास है, तो बम कहां से चलेगा? याद कीजिए पैराडाइज पॉइंट की घटना, जब पूरे इन 100 गाड़ियां गई, पैराडाइज पॉइंट गई, कुछ सामान डाला, अमेरिकन एम्बेसी गई, एयरपोर्ट गई और सीधा सऊदी में उतरी, जहां इनका सऊदी में अमेरिकन का जो बेस है वहां पाकिस्तान के बम रखे गए। उसके बाद याद कीजिए नूर खान में काफी पाकिस्तान के अफसरों को भी आने की इजाजत नहीं थी। नूर खान एटॉमिक बॉम्ब्स का ट्रांजिशन भी माना जाता, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब जो हमेशा एक साथ नहीं रखा जाता, 2-3 टुकड़ों में रखा जाता, वक्त आने पर इनको जोड़ के अपन रनिंग किया जाता है। और क्या अमेरिका के कुछ अपने न्यूक्लियर एसेट्स वहां रखे थे दुनिया से छुपा के, जो अमेरिका 50 साल से पाकिस्तान में खिचड़ी बना रहा था, क्या उसको ध्वस्त कर दिया गया? क्या उसको बर्बाद कर दिया गया?
अमेरिका की कौन सी ऐसी दुखती रग हमने छीड़ दी कि ट्रंप के अब तक तकलीफ हो रही है, कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहे। अब कुर्सी पे आदमी क्यों नहीं बैठ पाता है आप समझ जाइए। तो अब तक कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहे। तो